हेलो दोस्तों, अभी तक हमने कंपनी के संबंध में जितने भी टॉपिक्स का अध्ययन किया है, आशा है आप उसको अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के निर्माण की बात करते हैं, तो प्रवर्तकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रमोटर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उनकी लीगल पोजीशन क्या है, आज हम इसकी चर्चा करें और उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जिक्र करें। वास्तव में प्रवर्तक ही एक कंपनी के जन्मदाता होते हैं। अब उनकी लीगल पोजीशन क्या है, ये बहुत कठिन स्थिति है। वास्तव में वो जन्मदाता जरूर हैं, लेकिन और वो अस्तित्व में लाने और चालू करने के लिए केवल कल्पना ही नहीं करते, उनके बारे में सारे काम आवश्यक प्रयास वे ही करते हैं। कंपनी के सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ कानून की दृष्टि जो है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से न तो वो एजेंट माने जाते हैं, न प्रन्यासी माने जाते हैं। केवल एक उन दोनों के बीच में विश्वासाश्रित संबंध पाया जाता है, जिसको हम फिडुशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। प्रवर्तक की स्थिति के बारे में हम 3 पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं। पहला, प्रमोटर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ कंपनी। प्रवर्तक कंपनी के एजेंट नहीं हैं। ये स्पष्ट है कि कंपनी के निर्माण संबंधी सारे कार्य करते हैं, उसके बावजूद कंपनी का एजेंट नहीं हो सकते। इसका कारण यह भी है कि प्रवर्तक द्वारा किए गए कार्यों का पुष्टिकरण नहीं हो सकता। पुष्टिकरण पिछले साल आपने डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन पढ़ा है कि पुष्टिकरण एजेंट द्वारा एजेंसी तभी स्थापित हो सकती है जबकि प्रधान अनुबंध करने के समय अस्तित्व में हो। किंतु जब प्रवर्तक कार्य करते हैं या कोई भी अनुबंध करते हैं तो कंपनी अस्तित्व में होती ही नहीं है, अर्थात जब तक उसका समामेलन नहीं हुआ होता है, इसलिए वो उसके एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकते। और इस प्रकार से स्पष्ट है कि अनुबंधों का पुष्टिकरण नहीं हो सकता और कंपनी और प्रवर्तक के बीच एजेंसी का संबंध स्थापित नहीं होता है। इसलिए माना जाता है कि प्रवर्तक कंपनी का एजेंट नहीं होते हैं। केल्नर बनाम वेबस्टर के मामले में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है तो उसका कोई भी व्यक्ति एजेंट नहीं हो सकता। अतः जब तक कंपनी का समामेलन नहीं हो जाता तब तक वह अस्तित्व में नहीं आती है और परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति इसका एजेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि प्रोमोटर्स आर नॉट ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी नहीं होते हैं। प्रवर्तक की स्थिति के संबंध में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी भी नहीं होते हैं, और कारण भी वही है जो हमने कंपनी के एजेंट नहीं होने के संबंध में दिया गया है कि जब तक कंपनी अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक वो प्रन्यास के रूप में नहीं हो सकती और वो प्रन्यासी भी नियुक्त नहीं कर सकती। अतः प्रवर्तक के भी प्रन्यासी के रूप में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रवर्तकों का कंपनी के साथ विश्वास आश्रित संबंध होता है। प्रमोटर्स स्टैंड इन ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी। न तो वे एजेंट हैं, न ही वो प्रन्यासी हैं, उसका कंपनी के साथ एक विश्वास आश्रित संबंध होता है। और विभिन्न मामलों में देखा गया है, बताया गया है कि प्रवर्तकों का उस कंपनी के साथ जिसका वे प्रवर्तन करते हैं तथा उन लोगों के साथ जिन्हें वे उस कंपनी के अंशधारी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं के साथ भी विश्वासाश्रित संबंध होता है। यह उल्लेखनीय है कि विश्वासाश्रित संबंध से तात्पर्य विश्वास, भरोसे और सद्भाव के संबंध से है। इसलिए प्रवर्तक द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य पूर्णतः पारदर्शी होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। प्रवर्तक न तो कंपनी के एजेंट होते हैं, न ही प्रन्यासी होते हैं, किंतु उसकी स्थिति इस प्रकार की होती है कि वो एक विश्वासाश्रित संबंध के आधार पर स्थापित एक संबंध है। इसलिए उसके सभी कार्य पारदर्शी और न्यायोचित होने चाहिए। स्पष्ट है कि प्रवर्तक न तो कंपनी का एजेंट होता है, न प्रन्यासी होता है, किंतु उसका कंपनी के साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। यह संबंध उसी प्रकार का है कि जैसे कि एजेंट का प्रधान के साथ या प्रन्यासी का हितधारकों के साथ। तो ये उसकी एक लीगल पोजीशन स्पष्ट करता है।
यह तो हमने जान लिया कि कंपनी के साथ प्रवर्तकों का एक विश्वासाश्रित संबंध होता है और इसी वजह से उसके बहुत सारे कर्तव्य उत्पन्न हो जाते हैं। उन कर्तव्यों को हम बिंदुवार चर्चा करें तो सबसे पहली बात है कि उसको सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना चाहिए। प्रवर्तकों का यह दायित्व है कि वे कंपनी के प्रवर्तन के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे प्रकट कर दें। यदि प्रवर्तक कंपनी के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट नहीं करता है तो उन तथ्यों की जानकारी होने पर प्रवर्तकों को उन तथ्यों के संबंध में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो पहला कर्तव्य माना जाता है कि वह महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करे। दूसरी बात, गुप्त लाभ न कमाना। प्रवर्तक कंपनी से कोई भी लाभ गुप्त रूप से नहीं कमा सकते। यदि प्रवर्तक ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त किया है तो भी उसे प्रकट कर देना चाहिए। यदि कंपनी की जानकारी तथा सहमति के बिना वह कोई लाभ कमाता है तो वह विश्वासाश्रित संबंध को खंडित करने के समान माना जाता है। लाभ कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको प्रकट करना आवश्यक है, और अगर वो छुपा के कमाएगा तो वो विश्वासाश्रित संबंध की मान्यता के विरुद्ध माना जाएगा और उसके लिए कभी भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि प्रवर्तक द्वारा कंपनी से लाभ प्राप्त करना निश्चित रूप से कोई गलत कार्य नहीं है और न ही कानून प्रवर्तक को कंपनी से लाभ प्राप्त करने से रोकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो भी लाभ प्राप्त किया जाए उसे डिस्क्लोज कर दे, उसे प्रकट कर दे, उसे बता दे। यदि प्रवर्तक द्वारा कंपनी के निष्पक्ष संचालक मंडल के समक्ष अथवा अंशधारियों के समक्ष इसे प्रकट कर दिया जाता है तो वह उचित है और वह लाभ प्राप्त करना किसी भी प्रकार से गलत कार्य नहीं रह जाता और विश्वासाश्रित संबंध नहीं टूटता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि लाभों को स्पष्ट तथा वास्तविक रूप में प्रकट करना चाहिए। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो लाभ के स्रोत एवं तरीके को स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए। केवल लाभ की राशि को प्रकट करने से ही प्रवर्तक के दायित्व की इतिश्री नहीं हो जाती। अतः इस संबंध में यह भी जान लेना आवश्यक है कि प्रवर्तकों का लाभ प्रकट करने का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जबकि कंपनी अपने अस्तित्व में आ जाए। लेकिन अगर कंपनी अस्तित्व में ही नहीं आ पाती है तो ऐसी दशा में उन लाभों को प्रकट करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तीसरी बात, सौदे में हित को प्रकट करना। प्रवर्तक को अपने प्रवर्तित कंपनी के किसी सौदे में यदि कोई हित निहित है तो उसे भी प्रकट करना चाहिए। यदि प्रवर्तक अपने हित को प्रकट नहीं करता तो निश्चित रूप से विश्वासाश्रित संबंध के विरुद्ध कार्य करता है और कंपनी उस सौदे को निरस्त कर सकती है अथवा उस सौदे से कंपनी को हुई कोई भी हानि से क्षति की पूर्ति की मांग कर सकती है। चौथी बात, क्रय की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण विवरण देना। कोई भी संपत्ति अगर क्रय की गई है प्रवर्तक के द्वारा तो उसके लिए प्रकट करे। प्रवर्तक कंपनी के धन से या कंपनी के लिए कोई संपत्ति खरीदते हैं तो ऐसी संपत्ति के संबंध में सारा विवरण कंपनी के संचालक मंडल अथवा अंशधारियों को के समक्ष बता दिया जाना चाहिए। यदि उन बातों को छुपाते हैं अथवा कंपनी के धन का दुरुपयोग करते हैं तो प्रवर्तकों को उन बातों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तथा उनके द्वारा दुरुपयोग किए गए धन की वसूली की जा सकती है। नेक्स्ट, बिना बताए अपनी संपत्ति नहीं बेचना। कोई भी प्रवर्तक को अपनी किसी भी संपत्ति का विक्रय अपने द्वारा प्रवर्तित कंपनी को तभी करना चाहिए जबकि उसने कंपनी को इस तथ्य से अवगत करा दिया गया हो। इसके अतिरिक्त यदि वह अपनी संपत्ति को लाभ पर अथवा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कंपनी को बेचता है तो उसे इस तथ्य से भी कंपनी को अवगत करा देना चाहिए, उसकी जानकारी में ला देना चाहिए। यदि तथ्यों को छिपाया जाता है तो कंपनी उस सौदे को निरस्त कर सकती है अथवा कंपनी प्रवर्तक से अपनी क्षति पूर्ति करने की मांग कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं कि अपनी स्थिति का अनुचित उपयोग नहीं करना। प्रवर्तक की स्थिति ट्रस्टी के बराबर होती है और उसके सभी कार्य पारदर्शी तथा न्यायोचित होने चाहिए और उसे किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति का अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए। अगले बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करना। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी अथवा उसकी सूत्रधारी या सहायक कंपनी का अगर प्रवर्तक है अथवा था तो उसे उस कंपनी के स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट बिंदु के रूप में हम बता सकते हैं उद्देश्यों में परिवर्तन करने पर प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर देना। अगर कंपनी प्रविवरण से पूंजी प्राप्त करने के उपरांत किंतु उस पूंजी की राशि का उपयोग करने से पूर्व ही अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करती है, उद्देश्यों में परिवर्तन करती है, तो ऐसी दशा में वह कंपनी अपने उद्देश्यों में तभी परिवर्तन कर सकेगी जबकि उसके प्रवर्तकों ने पूंजी निर्गम में जो प्रतिभूति धारक हैं उन प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर दे दिया हो। यानी कि जो शेयर होल्डर्स जिन उद्देश्यों के लिए समामेलन में साथ आए थे उन उद्देश्यों में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उन शेयर होल्डर्स को उन प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन की दशा में प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर देना। कभी कभी कोई कंपनी प्रविवरण की वर्णित किसी अनुबंध या किन्हीं उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहती है जिसके लिए कंपनी ने पूंजी निर्गम किया था, तो ऐसी दशा में परिवर्तन का विरोध करने वाले शेयर होल्डर्स को उस प्रविवरण के अधीन आवंटित प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का प्रस्ताव सेबी द्वारा निर्धारित विधि, शर्तों और मूल्य के अनुरूप किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट के रूप में, लास्ट कर्तव्य के रूप में हम कह सकते हैं निर्देशानुसार अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना। कभी कभी कंपनी समापक अधिकरण के समक्ष यह रिपोर्ट देती है कि कंपनी के निर्माण के समय से ही कंपनी के प्रवर्तन, निर्माण अथवा कंपनी के कामकाज के संचालन से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा कोई कपट किया गया है। तो ऐसी दशा में अधिकरण उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को अधिकरण के समक्ष, ट्राइब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है। ऐसे में उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निर्धारित समय पर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हो। तो कोई भी निर्देश दिया जाए तो अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना एक बड़ा कर्तव्य माना जाता है, उसकी ड्यूटी मानी जाती है। जब कर्तव्य आते हैं, कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है, तो निश्चित रूप से दायित्व की भी बात होती है। दायित्व भी प्रवर्तकों के होते हैं। तो बहुत सारे दायित्व प्रवर्तकों के माने गए हैं। सबसे पहली बात हम करें, समामेलन हेतु झूठी सूचनाएं देने पर दायित्व। धारा 7(6) के अनुसार ये माना जाता है कि अगर समामेलन के उपरांत यह सिद्ध हो जाता है कि कंपनी का समामेलन कोई झूठी या असत्य सूचना या तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के कारण हुआ हो, प्रस्तुत किए गए किसी प्रलेख में कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया गया हो या प्रकट नहीं किया गया हो, प्रस्तुत की गई घोषणा में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने या प्रकट नहीं करने के कारण स्पष्ट हों, या कोई और कपटपूर्ण कार्य किया जाता है, तो ऐसी दशा में कंपनी के प्रवर्तक धारा 447 के अधीन कार्यवाही के लिए लायबल होंगे, उत्तरदायी होंगे। इस धारा के अधीन दोषी को कारावास की सजा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दूसरा, भ्रामक प्रविवरण की दशा में धारा 35A में वर्णन किया गया है कि कभी कभी कोई व्यक्ति किसी भ्रामक प्रविवरण पर विश्वास कर उस कंपनी के शेयर्स के लिए पैसा लगाता है, सब्सक्रिप्शन देता है और उसके कारण उसे क्षति उठानी पड़ती है। तो ऐसी दशा में प्रवर्तक उस प्रत्येक व्यक्ति की क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा, लायबल होगा, जिसे ऐसे भ्रामक प्रविवरण के कारण क्षति उठानी पड़ी हो। तो उसका यह दायित्व इस अधिनियम के अधीन सामान्य दंड के अतिरिक्त माना जाता है। तीसरी बात, निजी आधार पर प्रस्ताव से प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रावधानों के उल्लंघन पर दायित्व। धारा 42(10) कहती है कि कभी कभी कोई कंपनी निजी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन के प्रावधान करती है, प्रोविजन एज टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसका उल्लंघन कर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करती है अथवा धनराशि स्वीकार कर लेती है। तो ऐसी दशा में कंपनी तथा उसके प्रवर्तक आदि पर उसमें निहित राशि के बराबर अथवा 2 करोड़ रुपए, दोनों में से भी जो भी अधिक हो, तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी को वह संपूर्ण राशि उन सब्सक्राइबर्स को, अभिदाताओं को ऐसे दंड के आदेश के 30 दिनों के भीतर लौटानी पड़ेगी। चौथा दायित्व, विशेष व्यवसाय कार्य की प्रत्येक मद का प्रकटीकरण करने में असमर्थ रहने पर।
धारा 102(5) में विशेष रूप से प्रोविज़न किया गया है कि कभी कभी कंपनी की साधारण सभा में कोई विशेष व्यवसाय या कार्य किया जाता है। ऐसी दशा में उस सभा में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय या कार्य की प्रत्येक मद के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण उस सभा की सूचना के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। यदि इस प्रावधान का पालन करने में चूक होती है, गलती की जाती है, तो कंपनी के प्रत्येक प्रविवरण या अन्य दोषी अधिकारियों पर 50,000 रुपये तक का अथवा ऐसे प्रवर्तक या दोषी अधिकारी या उसके नातेदारों को होने वाली लाभ के राशि के 5 गुने तक की राशि का जुर्माना किया जा सकता है। अगले दायित्व हम बता सकते हैं धनराशि या संपत्ति लौटाने में असफल रहने पर। धारा 266(1) कहती है कि कभी कभी संवीक्षा छानबीन के दौरान या रुग्ण कंपनी के पुनर्वास की योजना के क्रियान्वयन के दौरान अधिकरण को यह लगता है कि कंपनी या रुग्ण कंपनी के प्रवर्तन से जुड़े किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कार्य किया है, जैसे उस कंपनी की किसी धनराशि या संपत्ति का उसने गलत उपयोग किया था, अथवा संपत्ति को उन्होंने रोक लिया था, अथवा उस धनराशि या संपत्ति के लिए उत्तरदायी या जवाबदेह है, तथा वह उसके साथ साथ कोई मिसफिसेंस और नॉन फिसेंस या दुराचार या भ्रष्टाचार करने का या प्रन्यास भंग करने का दोषी है। तो ऐसी दशा में अधिकरण आदेश जारी कर उस धनराशि ब्याज सहित या बिना ब्याज के संपत्ति को लौटाने का प्रवर्तक को निर्देश दे सकता है, अथवा उस रुग्ण कंपनी या उस पर हकदार की क्षतिपूर्ति के रूप में जितना भी उचित समझे उतनी राशि का अंशदान देने का निर्देश प्रवर्तक को दे सकती है। नेक्स्ट दायित्व कंपनी समापक के साथ असहयोग के लिए दायित्व। तो धारा 284 कहती है कि कंपनी के प्रत्येक प्रवर्तक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह कंपनी समापक के साथ, लिक्विडेटर के साथ कार्यों और कर्तव्यों को निर्वहन में पूर्ण सहयोग करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना किसी समुचित कारण के ऐसा करने में असफल रहता है या त्रुटि करता है, तो उस व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास अथवा 50,000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों ही दिए जा सकते हैं। उस दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। और लास्ट दायित्व के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक अनुबंधों के लिए दायित्व। कंपनी का प्रवर्तक कंपनी के समामेलन से पूर्व के जो भी अनुबंध होते हैं उन सब के लिए लायबल होता है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यदि उन्हें कंपनी के समामेलन की शर्तों में सम्मिलित नहीं किया गया है, अथवा कंपनी के समामेलन के बाद कंपनी द्वारा उन सभी अनुबंधों को स्वीकार नहीं किया गया हो, तो उसके लिए भी प्रवर्तकों का दायित्व माना जाता है। प्रवर्तकों के अधिकार और कर्तव्यों के विवरण के बाद हम उनके कुछ अधिकारों की भी चर्चा करें, क्योंकि निश्चित रूप से प्रवर्तक जब सारे काम करते हैं तो उनको कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं। तो पहला अधिकार प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का है। निश्चित रूप से जब कोई कंपनी स्थापित की जाती है तो बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं जिनको हम प्रारंभिक व्ययों के रूप में मानते हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में मानते हैं। तो उनको उस जो भी खर्चे किए हैं वो उसको प्राप्त करने का अधिकार है। कंपनी अपने अस्तित्व में आने के बाद इस प्रकार के व्यय अपने प्रवर्तकों को चुका देती है अथवा चुकाने का अनुबंध कर लेती है, और अनुबंध हो जाने के बाद प्रवर्तक कंपनी से प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का एक कानूनी अधिकार रखते हैं। लेकिन इस संबंध में यह इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी इन व्ययों को चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। प्रवर्तक स्वेच्छा से कंपनी का निर्माण करते हैं, अतः वे कंपनी पर वाद प्रस्तुत करके, मुकदमा दर्ज करके इन व्ययों को चुकाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन प्रवर्तक उनको प्राप्त करने का एक अधिकार तो रखते हैं, और अगर उनको अस्तित्व में आने के बाद इन व्ययों को चुकाने का प्रवर्तकों से अनुबंध कर लिया गया है तो कंपनी इन व्ययों को चुकाने के लिए बाध्य हो जाती है। यहाँ यह भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों द्वारा अधिकृत सीमा के भीतर ही प्रारंभिक व्ययों का भुगतान कर सकती है। अगर कोई कंपनी अपने अंतर नियमों में उल्लिखित राशि से अधिक राशि का भुगतान करती है तो वह अल्ट्रा वायर्स माना जाता है, अधिकारों के बाहर का भुगतान माना जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट अधिकार सह प्रवर्तकों से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार।
राइट टू रिसीव प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। यदि किसी कंपनी के प्रविवरण में मिथ्या वर्णन या कपट के लिए एक से अधिक प्रवर्तक उत्तरदायी हैं, तो कंपनी तथा अंशधारी किसी एक प्रवर्तक से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकती है, और ऐसी क्षतिपूर्ति चुकाने वाला प्रवर्तक का यह अधिकार है कि वह अपने सह प्रवर्तकों से आनुपातिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ले, आनुपातिक रूप से उस क्षतिपूर्ति का हिस्सा प्राप्त कर ले। और इसी प्रकार गुप्त लाभों और कंपनी के प्रति कर्तव्य भंग आदि के लिए प्रवर्तक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और तीसरा अधिकार, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। प्रवर्तक कंपनी के निर्माण के लिए बहुत सारे काम करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, जितने भी कार्य संभव होते हैं वो कंपनी को अस्तित्व में लाने के करते हैं, और उनकी इन सेवाओं के प्रतिफल के रूप में उसको पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन ये वैधानिक अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अपने पारिश्रमिक के लिए कंपनी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, परंतु यदि कंपनी के निर्माण के बाद कंपनी ने प्रवर्तकों को पारिश्रमिक चुकाने का अनुबंध कर लिया है, तो फिर प्रवर्तक कंपनी पर वाद प्रस्तुत करके भी अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं। पारिश्रमिक उनको कई रूपों में दिया जा सकता है, उसकी संपत्ति पर लाभ देकर, संपत्ति का अंशों एवं ऋण पत्रों के बदले क्रय करके, सममूल्य पर अंश देकर, उनको सममूल्य पर अंश जारी कर दिए जाएं, या क्रय किए गए अंशों पर कमीशन देकर, तथा कंपनी के अंश जारी करके भी उनको पारिश्रमिक दिया जा सकता है, और या फिर एक मुश्त राशि के रूप में भी उनको पारिश्रमिक दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से उनको पारिश्रमिक दिया जा सकता है। थैंक्स, धन्यवाद।